गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे थे चैप्टर 7 स्मृति। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता। और फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया गया। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। पर विश्वास तो यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास से मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था, और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी धोती उतारनी पड़ी। छोटे भाई को भी धोती उतारनी पड़ी। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें मजबूत हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम ना रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुट टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई फिर रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, इसलिए कुएं में घुसते समय सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं अपने बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, तब मैंने ध्यान से नीचे देखा। अक्ल चकरा गई। सांप फन फैलाकर धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ मेरा प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा हुआ था। मेरे उतरने की गति से इधर उधर हिलता था। उसी कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है, और सांप क्रोधित होकर फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीच उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5 फुट नहीं, 1.5-2 फुट नहीं, बल्कि गज की दूरी पर पैर रखते ही चोट करता। कुएं का व्यास भी बहुत कम होता, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता तो भी कुएं की धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच ज्यों कि मैं नीचे उतरता जाता, त्यों मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती। मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी, और सांप ने फूं करके उस पर मुँह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए, और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं। इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपनी प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 फुट पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें 4 हुई। शायद एक दूसरे ने पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। इस समय स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। सब इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो। मेरी आंखें सांप के फन की ओर लगी हुई थी कि वह कब और किस ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने को ठानी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। सांप का सामना होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सकें। सांप को डंडे से दबाया जा सकता है, पर ऐसा करना मानो तोप के मुंह पर
मुंह पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियाँ कैसे उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास सटी हुई पड़ी थीं और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे थे। वह आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर या कुचलकर मार देता, पर वह तो अपना अचूक तरल मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना अनुचित भी न था। अब प्रश्न यह था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था और कपड़ा न था जिसे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। डंडे को लेकर जो ही मैं सांप की दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठियों के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़की और डंडे पर गिरी। हृदय में कंपन हुआ, हाथों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ देखा, डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा कुछ लगा हुआ है। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार ही इस भांति अपमानित हुआ, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। ऊपर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल पड़ गई। छोटे भाई को आशंका बेजा न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से लिपट भी गया। डंडा मेरे हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खिंच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथ को छू गया। उफ, कितना ठंडा था। मैंने डंडे को एक ओर पटक दिया। यदि कहीं दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींचे जाने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंक दिया। वह उस पर झपटा। मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया, पर उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत पड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई आसान काम न था। केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम है, अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थीं, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं ऊपर चढ़ गया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर जाकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ फूंक कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने के नीचे छुपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।